मुसलमानों का हित करने के लिए उम्मीद बनाकर जो बिल पेश किया गया वो वक्फ संशोधन बिल अब पास कर दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित करके अब सरकार के दावे को अगर सही माने तो मुसलमानों की अब कोई समस्या नहीं बची होगी। जितने गरीब मुसलमान होंगे, जितने पसमानदा मुसलमान होंगे, वक्फ की जमीनों और संपत्तियों से कुछ ही दिनों के भीतर उनकी गरीबी दूर हो जाएगी, भुखमरी दूर हो जाएगी। केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में जितने भाषण दिए उससे सुनकर तो यही समझ में आता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध आज भी प्रोफेसर, छात्र और विद्यार्थी करते हैं, बस उन्हें कोई सुनता नहीं है। जैसे किसानों ने किसानों का हित करके लाने की बात करने वाले बिल का विरोध किया, फिर भी आज उसे किसी और रास्ते लागू किया जा रहा है, वैसे ही मुसलमानों की बिल का विरोध इस देश के मुसलमान और भारतीय जनता पार्टी की सियासत को समझने वाले कर रहे हैं। इन दोनों की बात सुनी नहीं गई। लोकसभा राज्यसभा में जो हुआ उसे देश ने देखा कि एक तरफ यह ऐलान किया गया कि हम इस तरह के कानूनों को जिनकी मंशा ठीक नहीं है इसका विरोध करते हैं। दोनों सदनों में विरोध करने वालों की अगर तादाद जोड़ दी जाए तो ऐसा नहीं है कि वो बहुमत से बहुत कम है। इसका मतलब अगर मोटा माटी भी इसका औसत निकाल लिया जाए तो लगभग आधे से थोड़े अधिक भारत की अगुवाई करने वाले लोगों ने इससे समर्थन किया है और लगभग आधे भारत से थोड़े से कम लोगों ने इसका विरोध किया है। यह सदन के भीतर का भारत बता रहा हूं, सदन के बाहर बातें बहुत अलग है। इतिहास में यह दर्ज किया जाएगा कि जैसे जाति जनगणना पर आज की भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है, आज का आरएसएस विरोध करता है, लेकिन 2010 में जब संसद में इस पर चर्चा हो रही थी तो वही बीजेपी समर्थन कर रही थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए। वक्फ संशोधन बिल के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध करके ऐसा कानून पेश कर दिया जिससे वक्फ की संपत्ति आज की तारीख में डीएम से लेकर के बाहर से चुने गए गैर मुसलमानों के हस्तक्षेप के जरिए अब अलग दिशा में चली जाएगी। इसी मुद्दे पर साल 2010 के मई महीने की 7 तारीख को संसद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए शाहनवाज हुसैन क्या बोल रहे हैं, सबसे शुरुआत में मैं बीजेपी के तब के सांसद शाहनवाज हुसैन की एक क्लिप आपको सुनाना चाहता हूं। हम ये चाहते हैं कि हम पर कोई एहसान मत कीजिए। सिर्फ गवर्नमेंट ने जो जमीन कब्जा किया है हमारा वक्फ का, गवर्नमेंट ने कब्रिस्तान कब्जा किया, गवर्नमेंट ने जो दरगाह कब्जा किया है, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कुछ मत कीजिए, हम पर एहसान मत कीजिए, हमारी वक्त की जायदाद हमें लौटा दीजिए, हम अपनी तकदीर अपने हाथ से लिख लेंगे। सुन लिए हो तो थोड़ा फिर से समझ लीजिए शाहनवाज हुसैन क्या कर रहे हैं। सरकार वक्फ की जितनी जमीनें कब्जा की हुई है उन्हीं जमीनों को अगर वो छोड़ दे, हम अपना काम खुद कर लेंगे, हम अपनी तकदीर खुद लिख लेंगे। ये कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा के सांसद शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं। इस बार संयोग ऐसा देखिए कि जब मुसलमानों का हित बता करके, उम्मीद ला करके बिल पेश किया गया तो बिल पेश करने से लेकर लोकसभा में बहस के दौरान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भी मुसलमान सांसद नहीं था। इसी बात को कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने उठाया है। जिस बिल को मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत करने वाला बिल बताया जा रहा है, उसी को पेश करने के लिए और उस पर बात करने के लिए लोकसभा में भाजपा सरकार के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने भाषण में सरकार के उन तमाम दावों को झूठा साबित किया जिसमें कहा गया कि कानून के ऊपर हैं, ये न्यायपालिका तक नहीं जा सकते। इमरान ने सिलसिलेवार ये बताने की कोशिश की कि कैसे इसके कई मुकदमे अभी भी ऑलरेडी न्यायपालिका में पेंडिंग है।
इमरान प्रतापगढ़ी ने लुटियंस के बसाए जाने के समय मुसलमानों की बात करते हुए कैसे उनकी जमीनों को अंग्रेजों के कोर्ट तक जाना पड़ा, आजादी के बाद क्या हुआ, वहां से शुरू करके आज की बीजेपी की दंगाई सियासत पर वार किया। इमरान ने बिल्किस बानो से लेकर कब्र खोदने, गुजराते मोदी से लेकर सौगाते मोदी, फेलोशिप मुसलमानों की बंद करने से लेकर नागरिकता कितने लोगों ने ली और कितनों ने छोड़ी, इससे लेकर अमेरिका के टैरिफ तक कई बातों का इशारा करते हुए अपने भाषण से देश को प्रभावित किया कि कैसे मुसलमान इस बिल के पीछे की भाजपा की मंशा को समझता है। उसकी एक वानगी आपको इमरान के भाषण में सुनाई देगी। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। कल किरण रिजिजू जी कह रहे थे कि रेलवे की जमीनें देश की जमीनें हैं, डिफेंस की जमीनें देश की जमीनें हैं। हाँ मंत्री जी हैं, बिल्कुल हैं। ये जो वक्फ की जमीनें हैं, ये हमारे पुरखों ने धार्मिक कामों के लिए डोनेट किया है। तो हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, हम भी तो इसी देश के बेटे हैं। तो वक्फ की जमीनें भी तो इसी देश की जमीनें हैं, उनको पराया क्यों बोलते हैं आप? मैं इस सदन में अलल ऐलान ये कहता हूं कि जब भी इस देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा। ये मैं आपसे यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट कट करके, मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप बंद करके अब सरकार कह रही है कि हम वक्फ की आमदनी से गरीब मुसलमानों का भला करेंगे। अगर देश की एक बहुत बड़ी आबादी को लगता है कि आप उसका भला करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी इबादतगाहों, उनकी कब्रिस्तानों, उनकी खानकाहों को बर्बाद करने का बिल ला रहे हैं, तो फिर आप अगर समझाने में नाकामयाब रहे हैं तो यह आपकी नाकामयाबी है। पहले समझाइए, उसके बाद कोई बिल लेकर के आइए, तब शायद हम आपका इतनी पुरजोर तरीके से विरोध ना करें। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर जब चर्चा हुई तो विपक्ष की तरफ से जिस एक नेता के भाषण की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, उनका नाम है संजय सिंह। संजय सिंह ने पहले के अपने तेवर के साथ अकेले, बिना डरे, बिना हिचके, बिना दबाव में आए, सत्ता पक्ष से आंख में आंख मिलाकर अपनी समाजवादी ट्रेनिंग के साथ, अपने विपक्ष के तेवर के साथ जिस तरीके से सत्ता के एक एक आरोपों का जवाब दिया, इतना ही नहीं, संजय सिंह ने अपने भाषण में भारतीय जनता पार्टी की दंगाई राजनीति से लेकर के गरीब मुसलमानों का हित करने के दावे का पोल खोल करके रख दिया। सुनिएगा आपको संजय सिंह का पूरा भाषण, लेकिन सबसे पहले मैं सबसे जरूरी पक्ष ले आकर के सुनाना चाहता हूं। मान्यवर, धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है, इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला किया। मैं कागज दूंगा सर, मैं कागज दूंगा। ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं, राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर। ये लोग 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। 16.5 करोड़ का घोटाला किया, 18.5 करोड़ में जमीन बेची। ये राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं सर। संजय सिंह के इस बातचीत को इसलिए गौर से सुनना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ये राजनीति करती है, ये नैरेटिव बनाती है कि उनके कथित हिंदू नैरेटिव के भीतर जो अंतर्विरोध हैं, जो जातिवाद है, जो गैर बराबरी है, जो हकमारी है, उस पर कोई बात ही ना हो और लोग मुसलमानों को देखते रहें।
मुसलमानों को ठीक किया जा रहा है, गरीब मुसलमानों को हक दिया जा रहा है, तो बताओ इस देश के दलितों को, इस देश के पिछड़ों को, इस देश के आदिवासियों को, इस देश के और लोगों को हक कब मिलेगा? इसलिए गौर से संजय सिंह के भाषण के इस हिस्से को पहले आपको सुनाना चाहता हूं। और आप पिछड़े मुसलमानों का भला करना चाहते हैं? मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, और हमारे जो मित्र उधर भी हैं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो समर्थन करना। समाज में छुआछूत को, बीमारी को मिटाने के लिए चलिए उठाते हैं कदम, और अगले सत्र में एक बिल लेके आइए। जितने भी हिंदुओं की कमेटियां हैं, ट्रस्ट है, बोर्ड है, उन सारे ट्रस्ट और कमेटियों में 80% आरक्षण दलित, आदिवासी और पिछड़े हिंदुओं को दीजिए। मैं समर्थन करूंगा आपका, माला पहनाऊंगा आपको। आप पिछड़ों का भला करने की बात करते हैं, आप दलितों का भला करने की बात करते हैं। आपकी मातृ संस्था आरएसएस 100 साल तक आपने एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी, एक भी महिला को आज तक आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया। आप दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों की आरएसएस के बारे में अलग करने की बात करते कर हैं। ऐसा नहीं है कि संजय सिंह ने ही यह मसला उठाया। विपक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल ने जब अपनी बात कही तो एक बात इतनी महत्वपूर्ण कही है जिस पर सबसे कम चर्चा हो रही है। काश इस देश का टेलीविजन चैनल, काश इस देश का प्राइम टाइम मीडिया जरा बात करता कि कपिल सिब्बल ने जो आरोप लगा दिए कि इसी देश के कई मंदिरों के पास जो संपत्ति और संसाधन है वो किन गरीब हिंदुओं के पक्ष में काम आ रहा है, उससे किसका फायदा हो रहा है, जरा इस पर भी बात होनी चाहिए। तो जरा सुनिए कपिल सिब्बल कैसे आंकड़ों के साथ बता रहे हैं कि इसी देश में हिंदू मंदिरों के ऊपर कितनी संपत्ति है और उसका क्या हो रहा है। प्लीज नोट कर लीजिए नड्डा जी, टोटल एरिया ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना रिस्पेक्टिवली is 4,47,000 in Tamil Nadu, 4,65,000 in Andhra, 87,000 in Telangana, 723 acres with Tirumala Tirupati Devasthanam, and thus it comes to 10 lakh acres only in 4 states. And आप कहते हैं कि देखिए औकाफ में 8 लाख एकड़ है। अरे भैया आपके हिंदू टेम्पल्स में भी इतनी संपत्ति है, वहां आप क्या कर रहे हो? वहां आप क्या कर रहे हो? बाकी स्टेट्स में देखो ना। अच्छा, और ये नहीं कि हर धर्म में सुधार नहीं होना चाहिए, उधार होना चाहिए। मैं आपके साथ सहमत हूं, हिंदू धर्म में भी सुधार लाना चाहिए, लाना चाहिए ना, हिंदू धर्म भी सुधार लाना चाहिए। प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने आरजेडी की तरफ से जब अपनी बात कही तो उन्होंने प्रेमचंद की कहानी ईदगाह के हामिद के चिमटे से लेकर के इस देश के सोशलिस्ट और सेकुलर डेमोक्रेटिक बिहेवियर को याद किया। प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी ईदगाह, हमारे सारे साथियों ने पढ़ी होगी। ईदगाह में हामिद ने अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदा। क्या हम में से कोई बता सकता है कि दुकानदार हरेंदर था या सोहाबुद्दीन था? कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज क्या चल रहा है? हामिद खरीदेगा तो वही खरीदेगा, हरेंदर खरीदेगा तो वो हरखू के पास जाएगा। सर ये चीजें, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि कुछ चीजें एक दूसरे से ऐसे वाबस्ता होती हैं कि उन्हें अलग अलग देखने को जी नहीं चाहता, उन्हें अलग अलग। प्लीज रिक्वेस्ट यू डोंट डिस्टर्ब हिम। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कुछ चीजें एक दूसरे से ऐसे वाबस्ता होती है कि उन्हें अलग अलग देखने को जी नहीं चाहता। सर इस देश के हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है, मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है, और ईसाइयों को, सिखों को हिंदुओं और मुसलमानों की आदत है। ये आदतें मत बदलवाइए। माननीय उपसभापति महोदय, लोकतंत्र में सौगात और तोहफा नहीं हुआ करता। हम राजतंत्र में नहीं हैं। लोकतंत्र में एक एक पाई स्टेट एक्सचेकर की है और एक एक पाई पे एक एक नागरिक का हक है, और उस नागरिक का भी है जो हाशिए पे है, और उस नागरिक का भी है जिसने जानवरों को बंद करके एक प्राइवेट जू खोल लिया है। मैं माननीय उपसभापति महोदय, आपने कहा, मेरे कई सदस्यों ने कहा, नॉन मुस्लिम्स को मैं तो बड़ा तारीफ करूंगा, खड़ा हो जाऊंगा पक्ष में। अगर इतना सेक्युलर मिजाज इस देश का कर दीजिए कि हर धर्म के
संस्थाओं में दूसरे धर्म के लोग हो। इस्लामिक कम्युनिटी में डालिए तो हिंदू में डालिए, सिखों में डालिए, क्रिश्चियंस में डालिए, तब न बात होगी। या सिर्फ तय कर लिया कि सारे प्रयोग या सारा संयोग मुसलमानों को लेकर के होगा, ये उचित नहीं है माननीय उपसभापति महोदय। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि 2010 की उसी बहस के दौरान लालू प्रसाद यादव भी कह रहे थे कि पटना में जो डाकबंगला चौराहे के आसपास के इलाके हैं वो वक्फ में कब्जा कर लिए, लेकिन वह अधूरा सच था। फिर से कह रहा हूं, गौर से देखिए भाजपा आपके साथ कितना बड़ा खेल करती है। और अब मैं आपको लालू प्रसाद यादव की ये पूरी क्लिप सुनाना चाहता हूं, जिसके जरिए वो वक्फ और इस तरह के प्रावधानों में कड़े कानूनों की पैरोकारी करते हैं, ताकि कोई ऐसी जमीनों को न तो बेच सके, न कब्जा कर सके, और उन्हें संरक्षित किया जा सके। इसलिए पूरा बयान लालू प्रसाद यादव का 1.5 मिनट का है, जरा सुनिएगा। मैडम, सरकार ने जो लाया है संशोधन, ये इनका सरकार का पहल ये ठीक है, हम समर्थन करते हैं। मौलाना इसरारुल साहब, हमारे शाहनवाज जी और साथियों के साथ मैं समर्थन करता हूँ। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाकबंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियां बना रहे हैं, इसको संवैधानिक अधिकार दीजिए और कम्युनिकेबल ऑफेंस करिए अगर कोई बेचता है सो, और जो कब्जा किए हुए है सो, और ये सारे लोगों को क्रिमिनल मतलब नॉन बेलेबल इसको नहीं बनाइएगा, तब तक आपका ये खंता पूर्ति ये होता रहेगा। इसको बना दिया, उसको बना दिया, ये अबलाइज हो गया और काम खत्म हो गया। धन्यवाद। ये यही बात है। लालू प्रसाद के बाद तुरंत बात करनी चाहिए बिहार की। वक्फ संशोधन बिल के इस खेल और शतरंज के इस बिसात के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ कई नेताओं का करियर लगभग खत्म कर दिया है। नायडू और देवगौड़ा, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो क्रीम और मलाई मिल रही है उससे कुछ दिन अपनी राजनीति को बचा लें, क्योंकि अभी वो पावर में है और अभी वहां चुनाव नहीं होने वाला। लेकिन बिहार में क्या होगा? सरकार बना करके इस कानून को पूरे दान में फेंकना। क्या होगा नीतीश कुमार का? क्या होगा चिराग पासवान का? क्या होगा जीतन राम मांझी का? क्या होगा बिहार की राजनीति के उन समाजवादी नेताओं का जिनको मुसलमान भी वोट करता था, जिनको मुसलमान भी अपना नेता मानता था? नीतीश कुमार को मुसलमानों ने वोट दिया है। नीतीश कुमार सांप्रदायिक नहीं रहे। नीतीश कुमार ने बिहार में दंगों का माहौल नहीं होने दिया। लालू और नीतीश उस समाजवादी राजनीति की पाठशाला से निकले थे जिन्होंने सांप्रदायिकता को इस देश के संविधान पर, सामाजिक न्याय पर खतरा माना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा चक्रव्यूह में फंसाया कि ललन सिंह से लेकर के भाजपा की गोद में बैठे जनता दल यूनाइटेड के नेता ये कहते हुए सुनाई देने लगे कि मुसलमान हमको वोट ही कहां देता है। यह अपमान किया है नीतीश कुमार ने मुसलमानों का। लेकिन नीतीश कुमार को पता ही नहीं शायद कि भाजपा ने उनकी राजनीति को लगभग खत्म कर दिया है। वो तो अब समझ भी नहीं पा रहे। उनकी तरफ से कई नेताओं के इस्तीफे हो गए। जेडीयू के कई मुसलमान नेताओं ने विरोध दर्ज कर दिया। चिराग पासवान से भी सवाल पूछा जाने लगा कि एक जमाने में रामविलास पासवान जिस तरह की सेकुलरिज्म की राजनीति करते थे, सोशल जस्टिस की राजनीति करते थे, वो सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ थे। चिराग पासवान इतने बड़े सांप्रदायिक दाव को क्यों नहीं समझ पाए? कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे।
जीतन राम मांझी क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि जो मलाई दिल्ली से भेजी जा रही है उस मलाई से कुछ दिन पेट अच्छा भरा रहेगा, इसलिए इन लोगों ने दूर तक नहीं देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने उनकी राजनीति को लगभग हमेशा के लिए हाशिए पर ढकेल दिया है। क्योंकि हिंदू के नाम पर गोलबंद हुए वोट नीतीश, चिराग, जीतन राम मांझी और जयंत चौधरी जैसे नेताओं को पढ़ने की बजाय भाजपा को सीधे डलना उचित होगा। इस दोराहे को जयंत चौधरी भी नहीं समझ पाए। आरएलडी की तरफ से भी एक नेता ने इस्तीफा दे दिया। जयंत चौधरी एक सेकुलर नेता थे। चौधरी चरण सिंह की समाजवादी विरासत, सांप्रदायिक सौहार्द की, सामाजिक न्याय की विरासत, आज ये बात समझने में क्यों चूक गई कि जाटों और मुसलमानों का जो साथ लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोकदल की राजनीति, समाजवादी राजनीति, आज बीजेपी ने आपको ऐसा फंसाया कि उसने हिंदू आपको बनाकर आपका समर्थन ले लिया। लेकिन उनका वोटर जब हिंदू बना है तो वह हिंदूवादी पार्टी को वोट देगा। एक सोशलिस्ट जयंत चौधरी को क्यों वोट देगा? काश जयंत चौधरी इसको समझ पाते, समय रहते, मगर अब देर हो गई है। यही नायडू, नीतीश, जयंत, चिराग और जीतन राम मांझी जैसे लोगों ने समर्थन दे दिया, दोनों सदनों से बिल पास हो गया। अजीत पवार से लेकर के दक्षिण भारत के कई नेता इसको समझ नहीं पाए। इसी के बीच खबर आती है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन से लेकर के ओवैसी, कांग्रेस के एमपी मोहम्मद जावेद, आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान जैसे और भी कई लोगों ने कोर्ट का रुख अख्तियार किया है कि वक्फ बिल पर कोई बात हो तो न्याय कम से कम न्यायपालिका के दरवाजे पर मिल जाए। दक्षिण भारत में अपनी राजनीति की शुरुआत ही कर रहे विजय थलपति ने आगाज कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि वक्फ बिल के पास होने के बावजूद वो सड़क पर उतरेंगे, जनवादी तरीके से, संविधानवादी तरीके से वो इसका विरोध करेंगे। और नए नए लोग जो कांग्रेसी थे कल, आजकल मुसलमान हुए हैं। जो नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, इस प्रसंग को याद कर रहा है तो नए मुल्लों की बात करें तो संजय निरुपम याद आते हैं। जो कल तक कांग्रेसी संघी अब संघी हो गया, जो शिवसेना में चला गया, उसने इस बात की तरफ ऐलान किया कि अगर मुसलमान विरोध करके शाहीन बाग बनाएंगे तो जलियांवाला बाग याद करेंगे। सुनिए संजय निरुपम को। लोग इस कानून का विरोध करेंगे, शाहीन बाग वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, वो न भूले कि कभी भी उनका जालियांवाला बाग भी हो जाएगा। संजय निरुपम को सुनते हुए मुझे खान अब्दुल गफ्फार खान की याद आने लगी। जब अंग्रेजों की तरफ से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग पर गोलियां चलाई तो उसमें सिख, पठान, खान, मुसलमान, हिंदू सब एक साथ लाशों में एक साथ खून सबके मिल रहे थे। उनकी लाशें एक साथ बिखरी थीं। किसी ने आरोप लगाया कि मुसलमान वहां से डर कर भागे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने ऐलान करके कहा था, अगर एक मुसलमान के पीठ पर गोली दिखा देना तो हम मान जाएंगे। इस देश के 1857 से लेकर के अंग्रेजों से लड़ाई तक इस देश में मजहब की बुनियाद दीवार को खत्म करके हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने साथ लड़ाई लड़ी। आज नए जनरल डायर बन रहे हैं, आज नई गोलियां चलाने की बात कर रहे हैं। इस देश के इन तानाशाहों को शायद इसका पता नहीं कि इस देश के बुनियाद में सेकुलरिज्म है। वो मिल करके ऐसे हर तानाशाही फैसले के खिलाफ खड़ा होगा। सरकार झूठ बोल रही है, सच बोलने वाले आपको सुनने चाहिए। जैसे संबित पात्रा ने भाषण देकर के गिनवा दिया कि किन किन देशों में वक्फ नहीं है, और अल्ट न्यूज ने तुरंत खबर चला करके पेश कर दिया कि जिन जिन देशों का नाम संबित पात्रा गिना गया, झूठ बोल गया, उन देशों में वक्फ का काम कौन कौन देखता है। इस रिपोर्ट को आपको पढ़नी चाहिए। सरकारों ने झूठ बोल दिया, इतनी जमीनें हैं, हिंदू जमीनों, हिंदू मंदिरों की जमीनों की बात नहीं की। सरकार ने झूठ बोल दिया कि न्यायपालिका तक ये नहीं जाते थे। ऐलान करके विपक्ष ने बताया कि कोर्ट में आज भी उनके कई मामले पेंडिंग हैं। ये नफरत की सियासत बुनियाद पर ऐसे वक्त में लाई जा रही है जिस वक्त इस देश के हिंदुओं को ठहर कर सोचना होगा कि गरीब मुसलमानों की चिंता वो पार्टी कर रही है जो मुसलमानों से न वोट मांगती है न उनको टिकट देती है। इस राजनीति को आप नहीं समझ पा रहे। इस देश के कितने गरीब हिंदुओं का भला भाजपा ने कर दिया है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा की बर्बादी और देश की संपत्ति को बेचना, ये तो किसानों से लेकर नौजवानों तक को समझ में आना चाहिए।
अब वो वक्फ की जमीनों को भी बेचेंगे, वो इस देश के विश्वविद्यालय की जमीनों को भी प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं, वो रेलवे से लेकर के सरकारी जमीनों तक को बेच रहे हैं। उनका निशाना इस देश को बेचने पर है। धर्म की आड़ लेकर के केवल मजहब की बुनियाद पर फसाद कराने की कोशिश की जा रही है। इस देश के हिंदुओं, तुम्हें सोचना है कि तुम्हें हिंदू बना करके मिला क्या। इस देश के दलितों, पिछड़ों, तुम्हें सोचना है कि तुम्हारा कितना भला भाजपा ने कर दिया। ये जिसका भला करने का दावा करे उसे सजग हो जाना चाहिए कि अब उनकी बर्बादी की तैयारी भाजपा और आरएसएस ने कर ली है। इसलिए समय रहते ऐसे मसलों को बहुत गौर से ठहर कर सोचिएगा। जिन्हें विरोध करना है उन्हें भी संविधान हाथ में रखना होगा, कानून को अपने हाथ में नहीं रखना होगा। ये मेरी गुजारिश है। और जो इस बात को समझते हैं कि सरकार जो कर रही है वो सब सही कर रही है, वो ऐसी तमाम वीडियोस को गौर से सुनिएगा, सोचिएगा, समझिएगा कि कहीं आप किसी प्रोपोगेंडा या नैरेटिव के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। ऐसी जानकारी के लिए हम ये वीडियो आपके बीच में लाए। अगर अभी तक आपने ये वीडियो देखी तो इसे शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकॉन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।